स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कोर्स आउटलाइन को, तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कल। इधर तक हमारा ये स्टार्ट से लेकर सारा डिस्कस हो चुका हुआ है। इससे नेक्स्ट ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटिंग अ डेटाबेस। हमने वो ईआर डायग्राम भी डेवलप की थी, फिर हमने नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया, और हमने एसक्यूएल जो सीक्वल सर्वर था उसके अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज हमने डेटाबेस बनाई गया, उसमें डाटा इंसर्ट किया था, अपडेट डिलीट भी किया था। तो ये चीज़ भी हमारे पास है। ये फिजिकल इम्प्लीमेंटिंग डेटाबेस का मतलब क्या है कि फिजिकली डेटाबेस को क्रिएट करना। तो वो हमने तीन जो उसके बेसिक चीज़ें हैं उनसे हमने की हुई है। ईआर डायग्राम सबसे पहले बनती है, फिर हम टेबल्स को देखते हैं उसमें के उसके अंदर, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि टेबल के अंदर कोई एरर, कोई नॉर्मलीज वगैरह अगर रह गई हैं तो उन एरर्स को रिमूव करते हैं। और फिजिकली भी हमने एक्चुअल में जो सीक्वल सर्वर था उसके ऊपर वर्किंग की थी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, और इसमें दो चीजें मैं बता रहा है, एक स्टोरेज और एक फाइल स्ट्रक्चर। इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। ये बुक में मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। क्या नाम था, स्टोरेज एंड फाइल स्ट्रक्चर। ये वैसे आपने डिस्कस कुछ हद तक पहले किया हुआ भी है, जो सीक्वेंशियल फाइल स्ट्रक्चर है, फिर रैंडम एक्सेस है, ये सारी चीजें आपने पहले डिस्कस की हुई हैं। उससे ही मिलता जुलता, जिस तरह इसमें आप देखा ना सीक्वेंशियल वाला फाइल भी आ रहा है, उसके बाद ये कुछ जो टाइप्स इसकी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक्चुअल हमारा ये मेन टॉपिक बन जाएगा। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, इसमें स्टोरेज का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टोरेज हमारे पास किस तरह की होती है, फिर आगे उसके ऊपर जंप करते हैं। जो स्टोरेज हमारे पास होती है, जब भी हम रियल लाइफ में कोई भी वर्किंग करते हैं, डेटाबेस को अगर आप अपने माइंड से निकाल भी दें, रियल लाइफ में अगर हम कंप्यूटर में या मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी उसका डाटा है, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी की सारी सबसे पहले लोड होती हैं रैम के अंदर। और रैम को हम कहते हैं मेन मेमोरी, या फिर आप उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, मल्टीपल उसके नाम है। मेन मेमोरी में डाटा आता है तो वहां से डाटा जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू उसके ऊपर वर्किंग थोड़ी बहुत करता है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद वो वापस रैम के पास चीज आ जाती है। रैम ने फिर आगे देखना होता है कि रैम ने उस चीज को हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है, रैम ने उसको आपके सामने किसी आउटपुट डिवाइस में शो करवाना है, या फिर रैम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसके बाद क्या काम करना है। मोस्टली वो हार्ड डिस्क जो या फिर किसी आउटपुट डिवाइस के अंदर डिस्प्ले करवा लेती है। तो ये हमारे पास तीन तरह की वर्किंग आ रही होती है। इसमें आपको दो चीजों का तो आइडिया होगा, प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं रैम को, और सेकेंडरी मेमोरी हम कहते हैं हार्ड डिस्क को, जहाँ पर जो ऐसी जगह जहाँ पे आपका डाटा परमानेंटली सेव है, यूएसबी होगी है, सीडी है, डीवीडी है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर आपका डाटा परमानेंटली सेव है। अब जहाँ पे उसने थोड़ी सी ये डायग्राम को एलेबोरेट किया है, इधर से एक एरो लगा के और एक इस साइड से एरो लगा के, जब तक अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो सबसे कम कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की होती है, रैम की सबसे कम कैपेसिटी होती है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की होती है, और फिर हमारे पास ये टर्शरी मेमोरी की होती है। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड ओवरऑल जो स्पीड भी खैर प्राइमरी मेमोरी की हमारे पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क वगैरह, लेकिन आजकल हमारे पास स्टोरेज डिवाइस इस तरह की आ गई जिनकी स्पीड ज़्यादा है, जिस तरह SSD है या फिर इस तरह M4 है। ये ऐसी डिवाइसेज हैं जिनमें ये ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी को मेरा ख्याल एलैबोरेट करने की जरूरत को नहीं। प्राइमरी सिंपल आप कह लो कि रैम है, कैशे है, रजिस्टर है, सारी चीजें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरीज होती है। मेरा डाटा उस टाइम तक सेव रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता जाएगा उस टाइम पे ये मेमोरी के अंदर जो डाटा होगा वो सारे का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो चीज है इसके अंदर वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी का पोर्शन होता है जिसमें डाटा आपके पास
परमानेंटली सेव होता है, तब तक सेव रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, ऑफ है, या फिर जब तक आप चाहो उसमें डाटा सेव रखना आप उसमें रख सकते हो। अगर आप उसमें से खुद डाटा डिलीट करोगे तब जाकर डाटा डिलीट होगा, अदरवाइज आपके पास हर जो कह लो कि सिचुएशन है उसमें डाटा आपके पास सेव रहता है सिस्टम के अंदर। इसमें आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज आ जाती हैं, इसमें हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, यूएसबी आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, मल्टीपल कह लो कि इसमें चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसको कुछ लोग टर्शरी मेमोरी भी कहते हैं, कुछ लोग टर्शरी मेमोरी भी कहते हैं, आप जो आपको इजी लगे आपको आप पढ़ सकती हैं। ये हमारे पास मेमोरी की वो टाइप है जिसमें आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा सेव होता है। जिस तरह का लोग सर्वर की कैपेसिटी होती है ना, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव होता है। अब इसमें हमारे पास कुछ सर्वर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर एक कह लो कि सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम हम अटैच कर देते हैं, और बैक साइड के ऊपर स्टोरेज कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है। वो सिर्फ एक्सेस हो रहे होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो उस तरह के जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी या फिर सिस्टम होते हैं उनको हम कह रहे हैं ये टर्शरी सिस्टम हमारे पास है। यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है, टर्शरी स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने बल्क ऑफ डाटा सेव करना होता है। बल्क ऑफ डाटा का मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में डाटा है, उसको आपने सेव करना है और एक ही तरह का डाटा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5,000 स्टूडेंट्स का डाटा है, हमने उसको सेव करना है। अब उसके लिए हम सिंपल एक इंसर्ट की कमांड लगाएंगे जो पहली दफा पहले स्टूडेंट को डाटा को उठा के सेव कर दे, सेकंड टाइम सेकंड स्टूडेंट के डाटा को उठा के सेव कर दे, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास मेमोरी हायरार्की है कि मेमोरी आपके पास सिस्टम में किस तरह हम यूज कर रहे हैं। मेमोरी हमारे पास छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। मेमोरी मतलब कि रैम की बात कर रहा है। रैम हमारे पास छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुई होती है और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रेम है। जो मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक ब्लॉक है, उसको हम कहते हैं फ्रेम। जो हार्ड डिस्क होती है वो भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है। हार्ड डिस्क के छोटे पोर्शन जो हमारे पास एक सिंगल पोर्शन है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉक। और रैम का वो हिस्सा जो छोटे छोटे हिस्सों में हमने जिसको डिवाइड किया हुआ है और जो एक हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं फ्रेम। जब वर्किंग हम कर रहे होते हैं, वर्किंग ऐसे होती है कि हमारे पास जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो डाटा मौजूद है, हम उस डाटा को भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनका साइज हम इतना रखते हैं जितना हमारे पास रैम के उस फ्रेम का साइज है। जो हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में उसको हम कहते हैं पेज। तो पेज का साइज, फ्रेम का साइज और ब्लॉक का साइज। पेज क्या है? प्रोसेस का हिस्सा। फ्रेम क्या है? रैम का हिस्सा। ब्लॉक क्या है? हार्ड डिस्क का हिस्सा। इन तीनों का साइज सेम रखा जाता है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट सेम रख रहा होता है। और इस सारी मैकेनिज्म को हम कहते हैं पेजिंग। इसी से मिलती जुलती एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम डाटा को इक्वल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं कर रहे होते, डाटा को वेरिएबल साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा है वो, उसमें 5-6 चीजें हैं, तो जहाँ पे एक पहला पोर्शन खत्म हो रहा है उतने पोर्शन को मिलाकर एक ब्लॉक बना देंगे, एक सेगमेंट बन जाएगा। फिर सेकंड वाला ब्लॉक सेकंड सेगमेंट, थर्ड वाला ब्लॉक थर्ड सेगमेंट, सो ऑन। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हमारे पास एक प्रोग्राम है, C++ का प्रोग्राम है, और उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है, एक एडिशन का फंक्शन है, एक सबट्रैक्शन का फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, एक डिवीजन का फंक्शन है। तो हमने डिवीजन करनी है, डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। जहां पे हमारा मेन फंक्शन खत्म हो रहा है वहां पे हमने एक सेगमेंट बना दिया। जहां पे हमारा एडिशन वाला फंक्शन खत्म हो रहा है वहां पे हमने एक और ब्लॉक बना दिया, एक और सेगमेंट बना दिया। जहां पे सबट्रैक्शन खत्म हो रहा है वहां पे एक और ब्लॉक बना दिया। पॉसिबल है कि जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसमें 50 लाइन का कोड था, जो हमारे पास एडिशन का फंक्शन है उसमें 4 लाइन का कोड है, जो मल्टीप्लिकेशन का वाला फंक्शन है उसमें 10 लाइन का कोड है। तो यहाँ पे साइज सेम नहीं होता, साइज वेरिएबल होता है, डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में डिफरेंट होता है। और इस अप्रोच को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। जहाँ पे साइज सेम है, पेज का साइज, फ्रेम का साइज, ब्लॉक का साइज सेम है, वहां पे हम उसको कहते हैं ये हमारे पास पेजिंग टेक्निक है। और जहाँ पे आपके पास चीज़ों का साइज डिफरेंट होता है, ब्लॉक का साइज डिफरेंट है, फ्रेम का साइज डिफरेंट है, और जो मेमोरी के अंदर आपने प्रोसेस को डिवाइड किया है उसका साइज डिफरेंट है, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेन कह लो कि चीजें हैं जिसके अंदर हम डाटा सेव कर रहे, वर्किंग कर रहे होते हैं।
रैम के अंदर डाटा हेल्प आउट कर रहा होता है, रैम की हेल्प कर रहा होता है रजिस्टर, साथ कैशे मेमोरी। वो आपको पता ही होगा, जो कैशे मेमोरी होती है ये डाटा हमारा सेव करती है, जो हम फ्रीक्वेंटली ओपन करते हैं आम तौर पर रोजाना, या फिर कह लो कि आम हालात में नॉर्मली हम जो चीजें ज्यादा ओपन करते हैं उसका डाटा वो सेव कर लेते हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाटाबेस वाली बुक है, ये मैं रूटीन में ओपन करता हूँ, रोज ही ओपन करता हूँ, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी कैशे मेमोरी में। नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करने की ट्राई करूंगा तो वो हार्ड डिस्क में जाके नहीं ढूंढेगा कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है और कैसे ओपन करनी है, ये वहीं कैशे मेमोरी से इसको ओपन कर देगा। इसलिए हम कोई भी फाइल अगर हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो थोड़ा लोड होने में टाइम लेती है, और अगर वही सेम फाइल हम सेकंड टाइम ओपन करेंगे तो वो इतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि वो कैशे मेमोरी में आ चुकी होती है। और रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं जो रैम की वर्किंग को स्पीड अप कर रहे होते हैं। रजिस्टर में हमारे पास रहता है एड्रेस रजिस्टर है, डाटा रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मल्टीपल टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो केबीज में होती है, बहुत छोटे साइज की होती हैं, लेकिन वो ऐसा डाटा अपने पास सेव कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल है उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं, जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसको स्पीड अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क। अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक डिस्क क्या है, तो हमारे पास जब ओल्ड टाइम था, सबसे पहला इनिशियल टाइम था, तो वहां पे हमारे पास डाटा सेव होता था टेप के ऊपर। आपको याद होगा वो जो हम अक्सर शादियों की जो मूवीज होती थी वो हम कैसेट में सेव करते थे, तो जो कैसेट के अंदर ब्लैक कलर की वो स्ट्रिप्स यूज होती थी उसको हम कहते हैं टेप ड्राइव। अक्सर वो मूवीज हमने देखनी होती थी फैमिली की, तो वो वीसीआर के अंदर एक कैसेट डाली और उधर से प्ले की तो वीडियो चलना शुरू हो गई। वो जो चीज थी वो हमारे पास थी टेप ड्राइव। मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ अगर कोई डायग्राम मुझे मिलती है तो। ये आपके सामने काफी इसकी आ रही है एग्जाम्पल, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। ये कैसेट हमारे पास हुआ करती थी, और इसमें ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है ये होती थी हमारे पास टेप ड्राइव, जिसको हम टेप कह रहे होते थे। उसके बाद फिर हमारे पास आए जिसके अंदर हमारे पास सीडीज और डीवीडीज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क यूज होना स्टार्ट हो गई। फिर उनको रिप्लेस किया। उनका नुकसान क्या था कि वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती थी, 2 4 10 बार इस्तेमाल होने के बाद वो खराब हो जाती थी। उनको रिप्लेस किया था मैग्नेटिक डिस्क ने। मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास एक इस टाइप की डिस्क थी जो डाटा रीड और राइट ऑपरेशन बड़े फास्ट करवाती थी। उसको छोटे छोटे हिस्सों में भी डिवाइड किया हुआ था, जिस तरह रैम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हार्ड डिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेम ऐसे ही हमारे पास जो मैग्नेटिक डिस्क थी वो भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती थी, और उसको हम कहते थे ट्रैक। जो छोटा पोर्शन होता था उसको हम कहते थे ट्रैक, यहाँ पे मेंशन भी है। और हर ट्रैक फिर आगे सेक्टर्स में डिवाइड हुआ होता था। एक ट्रैक है और आगे सेक्टर में डिवाइड होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैं सिंपल कहता हूँ, या मैग्नेटिक डिस्क है। और इसमें ये जो एक चीज आ रही है ये हमारे पास क्या है, ये सेक्टर है। ये हमारे पास एक मिनट, ये सॉरी, ये हमारे पास ट्रैक है। ये जो जो उसने ये पर्पल कलर दिया हुआ है ना, ये सिंपल कह लो कि ये हमारे पास एक ट्रैक है। और इस ट्रैक के अंदर फिर आगे मजीद सेक्टर्स होते थे। ये एक जो पोर्शन है ये एक सेक्टर है, फिर सेकंड पोर्शन एक सेकंड सेक्टर है, फिर थर्ड पोर्शन एक सेक्टर है। ठीक है, समझाई बात की? जी सर आगे। यहाँ पे उसने इसको मेंशन भी किया हुआ है एरो लगा कर भी। ये हमारे पास एक ट्रैक मौजूद है, और इस ट्रैक के अंदर फिर आगे मजीद सेक्टर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पोर्शन मौजूद हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास इस तरह डिवाइड हुई होती थी ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर। फिर उस चीज को रिप्लेस किया रेड ने। रेड हमारे पास थी रेड 0, रेड 1, रेड 2, उसका आगे मल्टीपल टाइप्स थी। सिंपल आप रेड समझ लें कि रेड क्या होती है। रेड हमारे पास होता है कि अक्सर होता है कि हमें ये खतरा होता है कि हमारा डाटा डिलीट हो जाना है, लॉस हो जाना है, डैमेज हो जाना है, कल जो हमने चीजें पढ़ी थी। तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम रेड का इस्तेमाल करते हैं। रेड क्या होता है, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो एक डाटा ओरिजिनल सेव है, उसकी कॉपी एक और जगह पे सेव है, उसकी कॉपी एक आगे जगह पे सेव है। मतलब कि हमारा डाटा मल्टीपल उसके बैकअप बन जाते थे। उन बैकअप का फायदा क्या होता था कि हम यूज करते थे सबसे चीपेस्ट मीडियम, जो डाटा स्टोर करने का सबसे चीपेस्ट मीडियम होता है उसको यूज करते हैं, और डाटा को उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके सेव कर लेते हैं। उसे होता क्या है कि अगर डाटा हमारा किसी एक पॉइंट पे ओरिजिनल डाटा हमारा डैमेज हो जाए तो हम
जो उसके बैकअप में डाटा सेव किया हुआ है वो डाटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टोरेज स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मैंने कुछ डिवाइस का भी आपको बता दिया और स्टोरेज का भी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर क्या है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हाउ फाइल रिकॉर्ड आर मैप्ड onto the disk. We have 4 टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स। कहता है कि हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक्चुअल में फाइल्स को हार्ड डिस्क पे किस तरह सेव करना है। ये नहीं होता कि हमने फाइल को एक शापर में डाला है और हार्ड डिस्क के ऊपर अलमारी को जो है उसके अंदर रख दिया है। हमें जो फाइल होती हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी हार्ड डिस्क छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुई होती है जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं। और जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। जो हमारे पास रैम है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है। तो हमें जो डाटा हम सेव करना चाह रहे हैं किसी फाइल की मदद से, चाहे वो डाटाबेस की फाइल है चाहे हमारे पास वो नॉर्मल फाइल है, उसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम उसको सेव कर सकें फाइल्स को। और वो सारा जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं। फाइल क्रिएशन, फाइल डिलीशन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल इंसर्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये बेसिक ऑपरेशन है जो हम एक फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 मैकेनिज्म है फाइल को सेव करने के। हीप फाइल सिस्टम, सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम, हैश फाइल सिस्टम और क्लस्टर फाइल सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है हीप फाइल सिस्टम। हमारे पास 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम डाटा स्ट्रक्चर में हमने थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस भी किए थे। एक होता है स्टैक, एक होता है क्यू, एक होता है हीप। हीप सिंपल आप कह लो कि ट्री कॉन्सेप्ट है। हीप जो होता है वो एक ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। एक मेन फोल्डर, उसके आगे मजीद एक 10 सब फोल्डर हैं, उनमें आगे मजीद एक फोल्डर है, मजीद आगे फोल्डर है। तो ये चीज हमारे पास एक ट्री का हायरार्की बनाता जा रहा है। इस चीज को हम कहते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने लैपटॉप के अंदर डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया है GCUF के नाम से, या फिर आपने एक फोल्डर बनाया है BSCS के नाम से, वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी बन गई। उससे आगे फिर आपने फोल्डर बनाए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 8 आपने फोल्डर बना दिए। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपने आगे 5 या 6 फोल्डर बनाए हुए जितनी आपकी बुक्स हैं। हर जो फोल्डर बनाया उसके अंदर आपने जितनी आपकी बुक्स हैं उनके आपने फोल्डर बना दिए हैं। उसमें आपने एक फोल्डर फोर्थ सेमेस्टर वाले फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ डेटाबेस के नाम से। डेटाबेस के अंदर फिर आपने आगे मजीद फोल्डर बनाए हुए हैं उसके नाम से, बुक्स के नाम से अलग है, नोट्स के नाम से अलग है, आउटलाइन के नाम से अलग है, बाकी हेल्पिंग मटेरियल के नाम से अलग फोल्डर है। तो ये सारा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये CS4 वाला फोल्डर ओपन करूं तो ये मैंने एक्चुअल में कहाँ से उठाया, ये फोल्डर यहाँ पे है। ये जो ई ड्राइव है इसके अंदर, ई ड्राइव के अंदर मैंने सुपीरियर कॉलेज के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने ये यूनिवर्सिटी वर्क के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर फिर ये मैंने GCF के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर ये सारे हैं जो जो क्लासेस मौजूद हैं। इसमें मैंने ये BSCS के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें फिर ये CS4 सेमेस्टर के नाम से बनाया हुआ है। फिर आगे CS4 डेटाबेस के नाम से बनाया हुआ है। और फिर ये अंदर सारे आपके वो आउटलाइन भी पड़ी हुई है, आपकी बुक्स भी पड़ी हुई हैं, आपको जो लास्ट टाइम मैंने अगर प्रीवियस के सेमेस्टर में पढ़ाया तो वो पढ़ा हुआ, जो जो डाटा वहाँ पे मौजूद है वो सारा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। आई समझ बात की? जी सर। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। कहता है when a file is created using heap file organization, the operating system allocates memory area to the file without any further accounting detail. File records can be placed anywhere in the memory area. It is the responsibility of the software to manage the record. Heap file does not support any ordering, sequencing or indexing on its own. कहता है कि जब हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब आपने किसी भी फोल्डर के अंदर जाके आपने राइट क्लिक किया या फिर आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया है, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू फोल्डर, तो वो आगे से ये नहीं पूछते कि हाँ मुझे पहले ये सारी डिटेल बताओ फिर मैं जाके फोल्डर क्रिएट करूंगा। वो सिंपली क्या, मेमोरी की जो पोजीशन अवेलेबल है उसके ऊपर उसने फोल्डर क्रिएट कर दिया। आप फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख देते हो फाइनल, उस नाम से उसने सेव कर दिया आपके पास। अब इसको कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि वो उसको किसी ऑर्डर में करे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या इंडेक्सिंग लगाएं, लगा सकते हैं लेकिन उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एडिशनल काम हम कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस वाइज। एवरी फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स अ डाटा फाइल
attribute to uniquely identify that record. In sequential file organization, record are placed in a file in some sequential order based on the unique key, field or search key. Practically, it is not possible to store all records sequentially in the physical form. कहता है कि हमारे पास ये वैसे मुश्किल एक अप्रोच है, लेकिन डाटा को किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की बेस के ऊपर अरेंज करके रखना किसी स्पेशल फॉर्मेट के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फोल्डर पहले आ जाएं, फाइल्स बाद में आए, फाइल्स पहले आ जाएं, फोल्डर बाद में आ जाएं, या प्रायोरिटी बेस, कोई भी आप सीक्वेंस लगा सकते हो उसके अंदर। तो ये जो हमारे पास मैकेनिज्म होता है ये सिक्वेंशियल है। तो कहता है कि सारी फाइल्स के ऊपर ये काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन पॉसिबल है। थर्ड हमारे पास आता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक एल्गोरिदम होती है, एक फंक्शन होता है जिसको हम हैश फंक्शन कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर वर्किंग होती है। वो देखता है कि हमारे पास, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ। थर्ड हमारे पास टाइप है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेशल एल्गोरिदम लगी होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको नाम प्रॉपर जो उसका होता है वो होता है हैश फंक्शन। यहाँ पे इसने मेंशन भी किया हुआ है, हैश फंक्शन होता है, और जो भी वर्किंग होती है वो उस हैश फंक्शन की बेस पे होती है। अगर आपको याद हो तो हमने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी वर्किंग की भी थी, इसके अंदर हमने हैश फंक्शन लगाया था, सिंगल हैशिंग, डबल हैशिंग, वो हमने देखी थी सारी। एक हैश फंक्शन से वैल्यू निकालना, फिर दूसरे हैश फंक्शन से वैल्यू निकालना, जो हैश फंक्शन ने वैल्यू निकाल कर दी है उस पोजीशन पे जाकर डाटा को स्टोर कर देना, फाइल्स को स्टोर कर देना। नेक्स्ट हमारे पास होती है क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर सिंपल आप वर्ड में कह सकते हो कि हमारे पास रैक बनी होती है, जिस घरों में नहीं होती, अलमारियां बनी होती हैं, एक अलमारी बनी है, दूसरी अलमारी बनी है, तीसरी अलमारी बनी है, और उसके अंदर हम चीजें रख रहे हैं। सेम यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लस्टर में क्या होता है कि हम एक क्लस्टर बनाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल डाटा सेव कर देते हैं, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस लगा देते हैं, और हर स्टोरेज डिवाइस अगले क्लस्टर के साथ कनेक्टेड होती है, और हर स्टोरेज डिवाइस जो एक क्लस्टर पे मौजूद है उसका बैकअप दूसरे क्लस्टर पे होता है, या फिर उसका जो होता है ना रीडायरेक्शन, वो अगले क्लस्टर पे मौजूद होता है। यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ क्लस्टरिंग वाला सिस्टम जो है। क्लस्टरिंग कुछ इस तरह करके वर्किंग हुई होती है। एक हमारे पास डाटा इस पोजीशन पे सेव है, इसका बैकअप हमारे पास आगे मौजूद है, फिर एक और आगे हमारे पास क्लस्टर है, उसका बैकअप आगे मौजूद है, सेम ऐसी, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं आपस में। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ कि गूगल का अगर यूजर सर्च करे कुछ चीज गूगल के ऊपर, तो वो रिक्वेस्ट आनी है इस क्लस्टर के पास। अगर ये बिजी गया तो इसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी इसका जो बैकअप है उसके पास। अगर ये भी बिजी गया तो इसी का एक और कॉपी यहाँ पे पड़ी होगी, इसी की एक कॉपी और आगे पड़ी होगी, और ये सारी आपस में कनेक्टेड होंगी। इसीलिए जब आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो तो आपको कभी भी वेट नहीं करना पड़ता, फौरन आपके सामने रिक्वेस्ट आ जाती है। रीजन क्या है कि गूगल ने अपना जो क्लस्टर सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। अगर यूजर के फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वेस्ट आई है और एक सर्वर बिजी गया, रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर के पास चली जाती है ऑटोमेटिकली, सेकंड बिजी गया थर्ड के पास चली जाएगी, थर्ड बिजी गया 50 बिजी गया 51 के पास चली जाएगी। वो इतना बड़ा उन्होंने सेटअप रखा हुआ है कि वो यूजर की जितने यूजर, हजारों यूजर साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गूगल के ऊपर लिखा था फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो ये सिर्फ एक मैं पर्सन नहीं था जो इस टाइम पे गूगल पे सर्च कर रहा था, मिलियन ऑफ यूजर्स होंगे जो एक टाइम के ऊपर सर्चिंग कर रहे होंगे। तो गूगल ने अपना ये सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि यूजर की रिक्वेस्ट उसको फौरन रिस्पॉन्स मिले। इसीलिए जब भी हम कोई चीज सर्च करें गूगल के ऊपर तो आगे से कभी ये नहीं आएगा सर्वर इज बिजी, हर बार उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमारे सामने डिस्प्ले हो ही जाता है। पॉसिबल है कि हमारी सर्च में हमने जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं वो गलत इस्तेमाल किए हैं, या फिर वैसे इस्तेमाल किए हैं जो किसी चीज की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन गूगल फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमारे सामने डिस्प्ले कर ही देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एसक्यूएल इन मैथ, या फिर मैं लिखता हूँ एसक्यूएल इन इंग्लिश, तो वो कहेगा नहीं जी एसक्यूएल इंग्लिश में कोई नहीं है, एसक्यूएल डेटाबेस में है, डेटाबेस में इसके ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो हम गलत कीवर्ड्स भी सर्च कर रहे होते हैं वो उसको गूगल
ऑटोमेटिकली ठीक करके हमारे सामने किसी क्लस्टर से किसी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी से डाटा को उठाकर हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। आई समझ? जी सर। नेक्स्ट मैंने शुरू में आपको बताया कि इसके कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो हम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशन बता रहे, कहता है इसके हम दो कैटेगरीज बना देते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास अपडेट ऑपरेशन और सेकंड कैटेगरी है रिट्रीवल ऑपरेशन। रिट्रीवल हम कहते हैं डाटा को हासिल करना, एक्सेस करना। इसका एक और नाम भी होता है डाटा को फेच करना। तो पहले हमारे पास है अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन चेंज द डाटा वैल्यूज बाय इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। रिट्रीवल ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड डू नॉट अल्टर का मतलब चेंज करना, डू नॉट अल्टर द डाटा बट रिट्रीव देम आफ्टर ऑप्शनल कंडीशनल फिल्टरिंग। मतलब कि जो हमारे पास रिट्रीवल डाटा है इसने सिर्फ डाटा को एक्सेस करना है, चेंज नहीं करना। जबकि अपडेशन वाला जो है इसमें डाटा आपका मॉडिफाई हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, अल्टर हो रहा होता है। इन बोथ टाइप ऑफ ऑपरेशन सिलेक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। आपको पता होगा जब हमने एसक्यूएल वाले वो जो क्यूरीज लिखना स्टार्ट की थी वहां पे हम मोस्टली सिलेक्ट वाली क्यूरी ज्यादा यूज करते थे। तो सिलेक्शन वाला जो वर्किंग है वो एक मेन कह लो कि वर्किंग है, कोर वर्किंग है इन सारी ऑपरेशंस की। इसमें पहला ऑपरेशन बता रहा है ओपन। जब भी हमने किसी फाइल को एक्सेस करना है तो हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। फाइल ओपन होगी तो हम उसको रीड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बुक में चैप्टर नंबर 10 को रीड करना है, पहले ये फाइल ओपन करूंगा तो चैप्टर नंबर 10 रीड होगा। ऐसी है। तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। फाइल को हम ओपन करते हैं रीड मोड में या राइट मोड में। कुछ फाइल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट ही रीड ओनली मोड होती हैं, मतलब उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट ही रीड मोड में ओपन होती हैं। उसके ऊपर या तो सिक्योरिटी लॉक लगा होता है या फिर वो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में ओपन होती हैं जिसके अंदर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सेकंड हमारे पास होता है लोकेट। लोकेट का मतलब क्या है कि फाइल जब हमने ओपन किया तो उसका कोई पाथ होता है, किसी पोजीशन से वो ओपन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। आगे मैंने लिखता, अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस ये कहाँ से उठा के लाना है। उसके लिए मुझे लोकेट करना पड़ेगा किसी टेबल का नाम, डाटाबेस का नाम। तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, आगे फिर हम कंडीशन लगा देते हैं। इसमें भी हमारे पास सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जो लोकेशन बता रहे होते हैं, लोकेशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका सिंपल है कि बस यूजर ने रिक्वेस्ट जनरेट की और उसके सामने रिजल्ट आ गया। सेकंड जो मोस्टली जो हमारे पास सर्वर्स होते हैं वो यूज करते हैं वो पॉइंटर टेक्निक है। पॉइंटर का आपको आइडिया होगा कि पॉइंटर हमारे पास एक ऐसा मेथड है इसके जिसके अंदर मेमोरी के प्रॉपर किसी एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा होता है। तो जब भी यूजर ने को फाइल ओपन करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, रीड करनी है, राइट करनी है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि वो पॉइंटर की मदद से प्रॉपर पॉइंट कर रहा होता है कि हाँ जी इस पोजीशन को रीड करना है, इस पोजीशन को राइट करना है, इस पोजीशन को अपडेट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो लोकेशन जो सिलेक्ट हो रही होती है वो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर सिलेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रीड ऑपरेशन। हमारे पास से फाइल को ओपन जब हम कर रहे होते हैं तो फाइल हम उसमें से डाटा को रीड कर रहे होते हैं। फाइल पहले ओपन होती है, फिर फाइल में से डाटा को हम रीड या राइट कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि डाटा जो स्टोर है फाइल के ऊपर हम उसको सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। राइट ऑपरेशन क्या होता है कि डाटा के अंदर हम या तो कुछ चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या फिर हम नए सिरे से कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। ये सारे काम राइट ऑपरेशन में आ जाते हैं। इंसर्ट करना, अपडेट करना, अल्टर करना, ये सारे काम इसी एक ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। फिर लास्ट हमारे पास होता है क्लोज। पहले भी हमने ये एक दफा डिस्कस की थी बात के जो फाइल ओपन हो उस फाइल को क्लोज करना ये अच्छी अप्रोच है। अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो होगा, वो हमारे पास टेम्परेरी फाइल बन जाएगी। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अगर क्लोज ना हो तो वो फाइल सिस्टम की जो मेमोरी होती है वहीं पे पड़ी रहती है। वहां पे कोई गार्बेज कलेक्टर हो जो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे तो ठीक है, अदरवाइज वो फाइल उधर ही पड़ी रहेगी। सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ और सिस्टम हमारा स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटर होता है कि हम जिस फाइल को ओपन करें उस फाइल को आफ्टर उसके जो ऑपरेशन है उसके बाद हम उसको क्लोज कर दें। आई समझ बात की? जी सर। अच्छा, यहाँ पे क्लोज वाले के अंदर थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा लिखा होगा, ये पढ़ लेते हैं।
कहता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन द रिक्वेस्ट टू क्लोज अ फाइल इज जनरेटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम 3 इसमें काम कर रहा होता है। रिमूव ऑल द लॉक्स, लॉक्स हम लगाते हैं, अगर आपको याद हो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब एक फाइल कोई यूजर एक्सेस कर रहा है, रीड कर रहा है, तो वो उसको लॉक कर लेता है। आपको याद होगा ये हमने जो लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट था ये 1 या 2 चैप्टर पहले पढ़ा है। इसमें वो ट्रांजैक्शन वाला हम काम पढ़ रहे थे। ट्रांजैक्शन में था कि अब अगर हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी कॉन्करेंसी के अंदर, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे एक फाइल को एक्सेस करेंगे या फिर एक डाटा को एक्सेस करेंगे तो वहां पे अपडेशन प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो उसका सोल्यूशन उसने बताया था कि आप फाइल को लॉक कर लें। जब एक यूजर फाइल को ओपन करे उसको लॉक कर दे। लॉक करने से क्या होगा कि कोई और पर्सन, कोई और यूजर, कोई और जो प्रोसेस है वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एक फाइल को क्लोज करना है तो पहला काम क्या होगा कि उसके ऊपर जितने भी लॉक्स लगे होंगे उनको रिमूव करना होगा। सेकंड, सेव द डाटा। अगर आपने डाटा के अंदर को चेंज किया है तो सेव उसको कर लें, अदरवाइज आपको सामने वार्निंग मैसेज आ जाता है कि आपने डाटा को सेव नहीं किया। और थर्ड हमारे पास होता है रिलीज ऑल द बफर्स एंड फाइल हैंडलर, जो आपने बफर रजिस्टर इस्तेमाल किए हुए हैं या फिर कोई आपने फाइल हैंडलिंग टेक्निक के साथ अटैच किया है उसको भी रिलीज कर दें। बफर्स क्या होते हैं? जो आपके पास फाइल के डाटा को किसी सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर देते हैं। फाइल के डाटा को रीड कर रहा है, उसको बफर रजिस्टर होता है जो प्रॉपर किसी सीक्वेंस में लाता है और फिर यूजर के सामने डिस्प्ले होता है। क्लियर है? कोई इसमें क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं।